हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम मैंने अभी रखा नहीं है। मैं इसका नाम जल्दी रख लूँगा और आपको मालूम भी पड़ जाएगा कोर्स। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। और इस चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसे हम फोर्स कहने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। तो ये फोर्स है क्या? तो फोर्स जो है वो हिंदी में इसे बोले तो इसे बल कहते हैं। फोर्स को हिंदी में बल बोला जाता है। ये बल जो है होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एफर्ट है। फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो कि पुश और पुल की फॉर्म में एक्ट करता है। इसकी फॉर्म में एक्ट करता है, पुश और पुल की फॉर्म में एक्ट करता है। तो फोर्स, अगर आपसे कोई बोलता है व्हाट इज फोर्स, तो आपको जस्ट बताना है कि फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है, फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है, फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है, पुश और पुल की फॉर्म में, पुश और पुल की फॉर्म में, पुश और पुल की फॉर्म में। तो फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एफर्ट है, पुश और पुल की फॉर्म में। जो क्या कर सकता है? वो तीन बातें कर सकता है। पहली, ठीक है, और ये दूसरी, तीसरी। ये पहली बात में क्या है, ठीक है, पहली बात ये है कि अगर कोई बॉडी जो है रेस्ट पर है तो वो क्या कर सकता है? उस बॉडी को मूव करा सकता है या एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकता है, ठीक है। प्रोड्यूस और ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी एट रेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बोलोगे इसमें दो बातें हैं एक्चुअली। क्या है? अगर देखो कोई ऑब्जेक्ट जो है क्या है, सपोज स्मॉल है, ठीक है, तो उस पर अगर तुम एफर्ट लगाओगे तो वो क्या कर जाएगा? छोटा, ठीक है, छोटी बॉल है तो छोटा ही एफर्ट से वो क्या कर जाएगी? मूव कर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो बहुत बड़ी बॉल है, ठीक है, और सपोज ये, ठीक है, रॉक से बनी हुई बॉल है, इसको अगर मैं फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा? तो मेरे ख्याल से जो मेरी जो एफर्ट है, ठीक है, वो सफिशिएंट नहीं होगी। तो लेकिन वो ट्राई तो कर ही रही है ना इसको मूव कराने की। तो इस लाइन का मतलब आई होप तुम्हें समझ में आ गया। तो क्या हो गया कि या तो वो प्रोड्यूस कर देगी, जैसे कि इस वाले में केस में उसने प्रोड्यूस कर दिया मोशन, लेकिन ये क्योंकि बहुत हैवी था, ये वाला मास जो था बहुत ही ज़्यादा हैवी था, तो इस वाले केस में जो है हुआ क्या कि वो ट्राई कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? ट्राई कर रहा है, समझना? हाँ, तो ये तुम्हें याद रखना है। ओके। अच्छा, दूसरा वाला केस क्या है हमारा? पहला तो ये है कि रुकी हुई बॉडी को क्या कर सकता है? या तो उसके मोशन को प्रोड्यूस कर सकता है, यानी उसे चला सकता है, या एटलीस्ट वो ट्राई कर सकता है। दूसरा क्या है? अगर कोई बॉडी जो है आपकी, ठीक है, वो चल रही है, ठीक है, और उसको तुम्हें स्टॉप कराना है, तो क्या फोर्स क्या कर सकती है? उस बॉडी को स्टॉप भी करा सकती है, और हाँ, ट्राई करा सकती है एटलीस्ट। अगर स्टॉप नहीं करा पाएगी तो कम से कम ट्राई करा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉल इधर भगती हुई आ रही है, ठीक है, इधर भगती हुई आ रही है, और तुमने जो है, अगर तुम जो है इस तरफ फोर्स लगा दोगे इसके में, तो ये क्या हो जाएगी तुम्हारी? ये इसको क्या कर देगी? रोक देगी, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो, ठीक है, तुम्हारी फोर्स तो हर इंसान की एक लिमिटेड फोर्स होती है, ठीक है, हर, ठीक है, तो लेकिन अगर सपोज करो यहाँ से बहुत बड़ा पत्थर आ रहा है, सपोज करो, ठीक है, या कोई भी चीज़, ठीक है, किसी भी फॉर्म में इधर आ रहा है, ठीक है, बहुत हैवी है, तो तुम क्या कर सकते हो? उसे बस हल्का सा ट्राई कर सकते हो, ठीक है, और ठीक है, तो अगर वो रुक नहीं रहा है लेकिन तुमने एटलीस्ट तुम ट्राई तो कर ही रहे हो, ठीक है। तो इस सेकंड वाली लाइन का भी आई होप तुम्हें मीनिंग समझ में आ गया होगा। स्टॉप अ ट्राई, और ठीक है, स्टॉप, ठीक है, और ट्राई, सॉरी यहाँ पे ट्राई लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे और है, और, तो यहाँ पे क्या भरना है आपको? और भरना है, ठीक है। स्टॉप और ट्राई टू स्टॉप द मूविंग बॉडी, ठीक है। या एक और इसका लास्ट काम रह गया है, वो क्या कर सकता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। मतलब क्या हुआ इसका? देखो, वैसे नेचुरल टेंडेंसी किसी भी बॉडी की क्या होती है? स्ट्रेट लाइन में मूव करने की, ठीक है, वो नहीं चाहती डायरेक्शन को बदलना, ठीक है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहती है, ठीक है। तो फोर्स क्या कर सकती है? फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी ऐसे चल रहा है और तुमने ऐसे करके इसके ऊपर फोर्स लगा दी, तो अब ये क्या होगा? इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। फोर्स क्या करेगी? इसकी डायरेक्शन को चेंज कर, हाँ, फिर से जरूरी नहीं है हर बार वो चेंज कर ही दे, ठीक है, क्योंकि अगर फोर्स अगर सफिशिएंट नहीं है तो फिर क्या होगा? फोर्स वो ट्राई करेगी, लेकिन फिर क्या कर सकती है? ट्राई। जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, हमारा जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत 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 बड़ा क्या है कि ये पत्थर है, ठीक है, और सपोज ये देखिए किसी पहाड़ से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, तो अगर हम नीचे की ओर आ रहा है तो अगर हम इसे, ठीक है, रोकने की कोशिश करें तो शायद मे बी ना रुके, ठीक है, लेकिन हम एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो बताओ, इन तीन स्टेटमेंट से हमें समझ में आया कि फोर्स क्या होती है, ठीक है। फोर्स क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, एक्सटर्नल एफर्ट है, एक्सटर्नल एफर्ट है, एक्सटर्नल एफर्ट है, ठीक है।
बाहर से लगने वाला एक क्या है, एफर्ट है, ठीक है। किसकी फॉर्म में लगता है, या तो पुश की फॉर्म में लगता है या फिर पुल की फॉर्म में लगता है। ये तीन चीजें कर सकता है, ठीक है। कि रुकी हुई चीज को चला सकता है या एटलीस्ट ट्राई कर सकता है, चलती हुई चीज को रोक सकता है या एटलीस्ट ट्राई कर सकता है, या किसी की बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है। बस यही है हमारा फोर्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अरिस्टोटल पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो अरिस्टोटल था उसके लॉज में क्या गड़बड़ थी, ठीक है। तो पहले हम स्टेट कर लेते हैं अरिस्टोटल लॉज को, ठीक है। तो अरिस्टोटल क्या बोलता है कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग जो है, अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करके रखना है तो आपको एक जो है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो है, ये जो बात है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन हमें ज़्यादातर ये बात हमें सही लगी। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट अगर हम पढ़ेंगे तो हमें भी लगे हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं है। देखो क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास सपोज एक बॉल है और इसको मैंने क्या कर दिया, मोशन दे दिया, ठीक है, मोशन दे दिया, मैंने फोर्स लगाई और इसको मोशन दे दिया। अब ये जो है मूव करेगा, ठीक है, लेकिन हमें मालूम है कहीं ना कहीं जाके क्या होगा, रुक जाएगा। और अगर हमें कंटिन्यूसली इसको मूव कराना है तो हमें इस पर लगातार क्या लगाते रहना पड़ेगा, फोर्स को लगाते रहेंगे। अगर हम लगातार तो ये मूव करता रहेगा। तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये रुक क्यों जा रही है, पहले अगर हम इसके बारे में सोचें तो हमें फिर बात समझ में आएगी, ठीक है। तो बात ये है कि जब ये मूव कर रहा है तो देयर इज अ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, एक्टिंग, ठीक है, एक्टिंग हेयर, ठीक है, एक्टिंग बिटवीन द सर्फेसेस। यहाँ पे इन दो सरफेस के, बॉल का सरफेस और अर्थ का सरफेस के बीच में क्या लग रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब इस फ्रिक्शन फोर्स को अगर हम रिमूव कर दें तो कोई एक जो है आइडियल कंडीशन, अगर हम ऐसे सोचें कि इसको हम क्या कर दें, इस वाली फोर्स को अगर हम जीरो कर दें तो क्या होगा। अगर ये वाली जीरो फोर्स कर दें तो जब हमें इस पे, इस वाली बॉल पे एक बार मैं फोर्स लगा दूंगा फिर मैं हट जाऊंगा तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगी और वो मूव ही करती रहेगी, कभी भी वो जो है रुकेगी नहीं। तो दिस कंसेप्ट वाज राइट, ठीक है, ये कंसेप्ट सही है, ठीक है। और जो ये वाला जो था अरिस्टोटल का जो, ठीक है, ये कंसेप्ट है, ये वाला रॉन्ग कंसेप्ट है, ठीक है, क्योंकि ये जो है, ठीक है, हर जगह करेक्ट नहीं है। अगर हम फ्रिक्शन फोर्स जीरो कर दे तो हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी मोशन को यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करने के लिए। समझ में आया, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट क्या चीज़ है, ठीक है, इफ वी इमेजिन, ठीक है, इफ वी इमेजिन, ठीक है, एक ऐसा वर्ल्ड इमेजिन करें जहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो फिर हमारा क्या, नो फोर्स वुड बी रिक्वायर्ड, नो फोर्स, ठीक है, नो फोर्स वुड बी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू कीप अ मूविंग बॉडी यूनिफॉर्म अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये जो है करेक्ट है। तो इस जो स्लाइड में हमने ये पढ़ा कि अरिस्टोटल ने जो लॉ दिया था, ठीक है, उसमें क्या फॉलेसी थी, मतलब क्या गड़बड़ थी, ठीक है। तो उसमें यही गड़बड़ थी कि उन्होंने जो है ये बोला था कि आपको यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करके रखना है तो आपको एक्सटर्नल एफर्ट जो है लगा के रखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये बात थी गलत। जो करेक्ट क्या बात है, करेक्ट ये बात है, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास जो है हमारे पास जो है अगर ऐसा वर्ल्ड है, ठीक है, कुछ ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है हमें कभी भी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो यही सही कॉन्सेप्ट है और न्यूटन के सारे लॉ जो है वो इसी पर ही बेस्ड है, ठीक है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैलीलियोस लॉज ऑफ इनर्शिया। तो इसे हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसे स्टडी करने से पहले हम जो है इनके एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे, ठीक है। उन्होंने जो है दो एक्सपेरिमेंट करे थे, तो अभी हम जो है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डील करने वाले हैं, ठीक है। तो गैलीलियो जो है एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है, और इनके बेसिस, ठीक है, इनके ही बेसिस पे जो है हमारे न्यूटन के जो है लॉ बने हैं, ठीक है। तो जो पूरी मैकेनिक्स है, ठीक है, हमारी जो है इसके ऊपर टिकी हुई है, गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन। तो हम एक बात करते हैं इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करे वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, ऐसे इंक्लाइन प्लेन लिए, ठीक है, और इसके ऊपर क्या डाली, एक बॉल को रोल कराया, ठीक है, ऐसे करके, और बॉल नीचे गई, ठीक है, और इसके मोशन को क्या करा उन्होंने स्टडी किया। ऐसे ही क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या करा, एक बॉल ली और इस बॉल को कहाँ ऊपर की ओर कर दिया, इसको मोशन दिया, ठीक है, और इसकी भी मोशन को क्या किया, स्टडी किया। और ऐसे ही एक लिया इन्होंने हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, तो इस यहाँ पे भी क्या करा, बॉल ली और इसके मोशन को स्टडी किया। तो इन्होंने क्या देखा, मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले तो एक बात हमें याद रखनी है, यहाँ पे जितने भी सर्फेसेज हैं, ठीक है, जैसे ये वाला सर्फेस हो गया, ये वाला सर्फेस हो गया एंड ये वाला सर्फेस हो गया, ऑल सर्फेसेज आर स्मूथ, सब सर्फेस कैसे हैं, स्मूथ है।
स्मूथ मतलब क्या होता है? स्मूथ मतलब होता है कि देयर इज नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये बात में याद रखनी है। तो अच्छा, तो इन्होंने क्या देखा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, जब इन्होंने जो है इस ऑब्जेक्ट को जो है, ठीक है, यहाँ पे मोशन दिया, तो इन्होंने देखा कि मोशन के जो है, ठीक है, वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। यानी यहाँ पे मोशन उन्होंने देखा, जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पे क्या देखा उन्होंने कि मोशन कैसा था? एक्सेलरेटेड। जब उन्होंने बॉल को ऊपर की ओर फेंका, ठीक है, ऊपर की ओर, ठीक है, यहाँ पे मोशन कराया, तो उन्होंने देखा धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो डिक्रीज होने को क्या बोला जाता है? रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। लेकिन जब उन्होंने जो है हॉरिजॉन्टल पे फेंका, ठीक है, तो जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से फेंका वो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही थी, ठीक है, जिस वेलोसिटी फेंका वही वेलोसिटी से चलते ही जा रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे हमने जो सरफेस ले रखा है वो कैसे रखा है? स्मूथ। हर केस में हमारा सरफेस कैसा है? स्मूथ। हमारा फ्रिक्शन नहीं है। तुम्हें मालूम है बॉल रुक क्यों जाती है? क्योंकि फ्रिक्शन होता है, वो धीरे धीरे करके रोक लेता है। लेकिन ये वाले जितने भी सरफेस हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, नो फ्रिक्शन हियर, ठीक है। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, इन्होंने क्या नोटिस किया कि बॉल जो है जिस भी स्पीड से उन्होंने देखी वो स्पीड से वो चले ही जा रही है, चले ही जा रही है, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे इन्होंने, ठीक है, ये तीन बातों से, तीन एक्सपेरिमेंट, मतलब तीन जो है यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे और इनसे इन्होंने कुछ बातें ऑब्जर्व करी। क्या? कि अगर बॉडी रोल डाउन होती है तो एक्सेलरेट होती है, रोल अप होती है तो क्या होती है? तुम्हारी वेलोसिटी घटती है और रिटार्डेशन होता है। और अगर वो हॉरिजॉन्टल पर है, ठीक है, तो वेलोसिटी जो है एज इट इज मेंटेन रहती है, ठीक है। हाँ, सब में बस एक बात ध्यान रखनी है आपको कि ये जो है स्मूथ सरफेस है, और इस वाले में भी स्मूथ है और इस वाले में भी क्या है? स्मूथ सरफेस ही यूज हुआ है। ओके, अब हम एक्सपेरिमेंट 2 की बात करते हैं। हम अब एक्सपेरिमेंट 2 की बात करते हैं जो गैलीलियो ने किया था, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर जो है उन्होंने फिर से क्या लिया? बॉल ली और कुछ जो है इंक्लाइन प्लेन लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एक इस तरह के इंक्लाइन प्लेन लिया, एक इस तरीके का इंक्लाइन प्लेन लिया और एक इस तरीके का इंक्लाइन प्लेन लिया, ठीक है। और इस पे क्या करा? इन्होंने बॉल का मोशन को स्टडी किया, ठीक है। सपोज उन्होंने जो यहाँ से जो हाइट ली बॉल की, ठीक है, वो हाइट जो थी, सपोज करो कि वो एच या एच हाइट थी। सपोज यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, ठीक है, वो कितनी थी? वो हाइट जो है वो एच है, ठीक है, सपोज करो। तो उन्होंने जब इसको रोल कराया तो वो इस तरफ जब आई बॉल जो है ऐसे रोल करती हुई इस तरफ आई और फिर यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, तो वो मैक्सिमम किस हाइट तक गई? उसी हाइट तक गई, एच हाइट तक, जहाँ पे तुमने इसे रोल कराया था, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे भी वो इसी हाइट तक जो है एच तक ही वो ऊपर गई। अच्छा, ठीक है भाई। इसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो मैं इस वाली साइड को थोड़ा और ज़्यादा इंक्लाइन कर देता हूँ, ठीक है। और उन्होंने फिर से जो है सेम उसी हाइट से, क्या ये वाली हाइट से ही क्या करा? इस वाली हाइट से, एच हाइट से ही फिर से क्या करा? उन्होंने बॉल को रोल कराया। अब उन्होंने देखा कि इसकी हाइट के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, उन्होंने ये पाया कि यहाँ पे जो है इसकी बॉल जो है वो यहाँ तक गई, ठीक है। यहाँ पे कहाँ तक गई? यहाँ पे जो है ये यहाँ तक बॉल गई। हाइट तो इसने वही गेन करी लेकिन डिस्टेंस जो है इसने ज़्यादा कवर करी। देखो, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कम है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये क्या है? ज़्यादा है। तो उसको ओवरऑल क्या हमने देखा कि उसी हाइट को गेन करने के लिए उसने यहाँ पे क्या डिस्टेंस कवर करी है? ज़्यादा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर ये वाला जो है ऐसे करके होता है इंक्लाइन प्लेन, तो इस वाली हाइट को गेन करने के लिए वो कहाँ तक चलता? वो यहाँ तक चलता, फिर जो है फिर वो वापस आ जाता, ठीक है। तो फिर ठीक है, इसके बाद क्या करा उसने? क्या करा? एक और जो है एक और बॉल ली, ठीक है, लेकिन इधर वाले का जो इसने सरफेस लिया उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया बिल्कुल ही, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि बॉल को जब रोल कराया, ठीक है, तो फिर से बॉल ने क्या कोशिश करी कि उसी हाइट को गेन करने की कोशिश की, लेकिन ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, तो ये हाइट तो कभी आ नहीं पाएगी। जैसे हल्का सा भी इंक्लाइन होता है, फॉर एग्जांपल हल्का सा भी इंक्लाइन होता है, जैसे ये है, ठीक है, हल्का सा तो इंक्लाइन है, कहीं ना कहीं जाके तो ये वाली हाइट मिली जाएगी, ठीक है, तो ये वहां तक चलेगा, लेकिन यहाँ पे तो वो हाइट कभी मिलेगी नहीं। यानी ये हमेशा क्या करता रहेगा? रोल करता रहेगा उस हाइट को गेन करने के लिए। तो ये इसने क्या करा? सेकंड लॉ जो है, सेकंड जो एक्सपेरिमेंट में ये बात नोटिस करी कि जो है बॉडी जो है, ठीक है, अगर उसका हॉरिजॉन्टल हमने क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल अगर हमने प्लेन पे रख दिया और उसको कुछ मोशन दे दिया, ठीक है, तो वो कभी भी रुकने वाला नहीं है, वो हमेशा क्या करता रहेगा? चलता रहेगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे इसने जो है लॉ ऑफ इनर्शिया दिया, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है इन्होंने इस दो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे लॉ ऑफ इनर्शिया दिया, ठीक है। तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, फिर हम बताते हैं इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है। ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर है, ठीक है, किसके?
न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, ठीक है। इसने न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या भी बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में ये बात आपको, ठीक है। क्यों, क्या कहता है ये लॉ ऑफ इनर्शिया, कहता है कि अगर आपने जो है किसी बॉडी का नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, कोई भी फोर्स अगर नहीं लगी हुई है, तो बॉडी जो है अगर वो रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो वो हमेशा क्या करती रहेगी, मोशन में ही रहेगी, ठीक है। मोशन में है तो कंटिन्यू टू मूव यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यही है गैलीलियोस का लॉ ऑफ इनर्शिया। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या है, अगर बॉडी कोई रुकी है तो रुकी रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी, अगर बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। दिस इज द फर्स्ट लॉ, दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑल्सो, ठीक है। अब क्या है, इन्होंने ये तो बता दिया, ठीक है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अब तुम बोलोगे सर ये इनर्शिया क्या है, ठीक है। ये इनर्शिया जो है यहाँ पे, ये इनर्शिया क्या मतलब, ठीक है। तो इनर्शिया जो है क्या है, प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, अपनी एक प्रॉपर्टी होती है हर बॉडी की, ठीक है, कि वो अपनी पोजीशन को, अपनी, ठीक है, स्टेट को खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकता। स्टेट कैसी, स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को वो कभी भी अपने आप चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब अगर आपके नेट फोर्स जो है 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो वो अपनी जो है पोजीशन को, अपनी स्टेट को वो चेंज नहीं कर सकता। मतलब क्या हुआ कि वो रुका है तो रुका रहेगा, और चल रहा है तो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये हर बॉडी के पास ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपके पास कोई बुक रखी हुई है, ठीक है, तो ये बुक जो है हमेशा क्या है, यहीं पे ही रखी रहेगी, ये कभी भी जो है कहीं नहीं जाएगी, यहीं पे ही रहेगी, ठीक है। तो क्या है, मतलब रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, और चल रही है तो हमेशा क्या करती रहेगी, चलती ही रहेगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया क्या है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। किसी इनहेरेंट मतलब कि हर बॉडी के अंदर एक एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज, खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकता, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। एक और बात, इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया वो किससे मेजर करी जाती है, इनर्शिया जो है किस पे डिपेंड करती है, इनर्शिया जो है वो किस पे डिपेंड करती है, किसका इनर्शिया कितना ज्यादा होगा। तो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास की। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, इनर्शिया जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास की होती है, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसे क्लीन कर लेता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे लिखने को मिल जाए। हाँ, तो ठीक है। तो ये हम क्या बता रहे हैं कि इनर्शिया जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया। तो इनर्शिया डिपेंड करता है, इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। तो इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा मास होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब क्या है, अगर किसी का मास ज़्यादा है तो उसको चेंज कराना, उसकी, ठीक है, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कराना या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कराना उतना ही ज़्यादा होगा। तो इनर्शिया जो है, ठीक है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास ही है, मास ही बताएगा कि इनर्शिया कितना होगा, ठीक है। तो इनर्शिया की अगर तुम एसआई यूनिट देखोगे, एसआई यूनिट जो है ऑफ इनर्शिया वो कितनी हो जाएगी बताइए। ऐसा यूनिट जो है वो केजी होगी, क्योंकि इसको किससे मेजर किया जाता है, इनर्शिया को किससे मेजर किया जाता है, इनर्शिया को मास से मेजर किया जाता है। मास की यूनिट क्या है, केजी। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, केजी हो जाएगी इनर्शिया की। क्लियर हुआ, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये समझ में आ गया कि हमारा जो है मास वेलोसिटी मिलके मोमेंटम बनाते हैं, और मोमेंटम जो है कैसे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है, मास और वेलोसिटी पे। ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, ओके। इसके बाद एक और मैं थोड़ा और डेप्थ में समझाने के लिए मैं एक दो बातें और बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने दो मासेस सेम लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक बुलेट ली, क्या ली, बुलेट, बुलेट समझते हो, गोली, एक गोली ली मैंने, ठीक है, ये सपोज एक गोली है, ठीक है, और एक मैंने जो है दो गोली ली है, ठीक है। अच्छा, दोनों के मासेस क्या है, सेम है। सपोज इसका मास क्या है, m है, तो इसका भी मास क्या है, m है। ध्यान से समझना है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, इसको तो मैंने हाथ से फेंक के मारा, ठीक है, किसी के ऊपर मैंने हाथ से फेंक के मारा, सपोज किसी दीवार के ऊपर मैंने इसको फेंक के मारा, और इसको मैंने जो है इस वाले पार्ट को जो है मैंने इसको
गन से शॉट करा, ठीक है, तो उसी पोर्शन पर तुम देखो डैमेज जो है वो कहाँ पे ज्यादा होगी। इस वाले केस में डैमेज जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। यहाँ की जो डैमेज होगी वो क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू यहाँ की डैमेज। यहाँ की जो डैमेज होगी वो क्या होगी तुम्हारी, यहाँ की डैमेज जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इसकी। जबकि मास से तो दोनों के सेम है, तो फर्क क्या आया, देखो फर्क आया वेलोसिटी। जब तुम हाथ से फेंकोगे तो वेलोसिटी जो होगी, ठीक है, वो इतनी नहीं मिल पाएगी जितने की यहाँ पे मिलेगी आपको। तो वेलोसिटी जो है यहाँ पे क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, इसलिए मोमेंटम ज्यादा होगा। मोमेंटम ही फोर्स को डिसाइड करता है, अभी हमने पढ़ा आपको, ठीक है। तो जितना मोमेंटम ज्यादा होगा उतना ही फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो एक चीज समझ में, यहाँ पे हमने मासेस सेम रखे, लेकिन वेलोसिटी एक केस में ज्यादा है, तो वहां पे तुमने देखा कि फोर्स भी क्या है, उसी केस में जो है ज्यादा है। इस वाले केस में जिधर वेलोसिटी ज्यादा है उधर की ही फोर्स क्या है, ज्यादा मिलेगी आपको। क्लियर हुआ? एक केस तो ये हो गया। दूसरा एक और केस समझ लीजिए। सपोज करो आपकी बार मैंने मासेस को जो है, मैंने मासेस को सेंड करा, इस बार मैंने वेलोसिटी को सेंड कर दिया। सपोज करो मैंने एक चीज जो है, एक छोटी सी चीज ली और एक मैंने बहुत बड़ी चीज ली, ठीक है, ये वाली, और इसको मैंने यहाँ पे जो है ड्रॉप कराया। सपोज ये कांच का एक टेबल है, ठीक है, दोनों को जो है मैंने ड्रॉप कराया यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, दोनों की। तो देखो दोनों नीचे आएंगे, और नीचे आने में जो है दोनों का जो है, सपोज करो जिस टाइम पे ये स्ट्राइक करे दोनों की वेलोसिटी सेम थी, ठीक है, सपोज करो, ठीक है, दोनों जो है एक ही वेलोसिटी थी, वो स्ट्राइक करे यहाँ पे। सपोज इसकी वेलोसिटी v थी और इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v थी। अब क्या होगा, जब स्ट्राइक करेगा तो कौन ज्यादा डैमेज करेगा, देखो दोनों का इसमें मासेस लेकिन डिफरेंट है। इसका मास अलग है और इसका मास सपोज क्या है, अलग है। तो ये वाला मास बहुत ज्यादा है और इसका मास कम है। तो देखो इसका मास कम है, तो ये जो है यहाँ पे जो फोर्स लगाएगा वो भी क्या होगी, कम होगी इसके कंपैरिजन में। इसकी फोर्स क्या होगी, बहुत कम होगी इसके कंपैरिजन में। और लेकिन इस वाले की फोर्स क्या होगी, सपोज ये एक बड़ा सा स्टोन है और ये एक छोटी सी तुम्हारी छोटी सी बॉल है, तो तुम देखोगे अगर मैंने इसको यहाँ पे डाला, यहाँ पे सपोज कांच का टेबल है, तो कौन ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, जिसका मास ज्यादा है। तो यहाँ से भी हमें समझ में आ गया कि जिसका मास ज्यादा होगा वो फोर्स क्या करेगा, ज्यादा लगाएगा, ठीक है। तुम देखोगे ये टेबल क्या करेगा, ये वाला जो है बिल्कुल चूर चूर कर देगा इसको, और इस पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ से भी हमने यही चीज समझी कि मोमेंटम जो है, मोमेंटम यानी कि मास इनटू वेलोसिटी, वो किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और मोमेंटम वाला अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, न्यूटन सेकंड लॉ, वो हमें ये बताएगा कि जो है फोर्स जो है वो मोमेंटम पे डिपेंड करता है। ओके, अब देखो मैं एक और चीज मैं बता देता हूँ जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, वो आपको कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है, बहुत इफेक्ट करेगी। देखो जनरली हमारे पास जो होता है, जितने भी हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए, उसका कुछ ना कुछ तो मास होता ही है। लेकिन हाँ ये है, बात अलग है कि उसकी जो है मास जरूर मिलेगा, लेकिन उसके पास वेलोसिटी होगी या नहीं होगी ये जरूरी नहीं है, ठीक है। रेस्ट पे हुआ तो उसकी वेलोसिटी 0 हो सकती है, और रेस्ट पे नहीं हुआ तो उसकी वेलोसिटी कुछ हो सकती है, ठीक है। तो बताओ अगर किसी के पास वेलोसिटी 0 है तो इसका अगर तुम मोमेंटम निकालोगे तो मोमेंटम क्या होता है, वेलोसिटी इनटू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू मास होता है। तो इसका 0 इनटू मास क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ भी है इसके, अगर मास है, मास तो होता ही है हर किसी के पास, तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ है अगर इसके पास, उसका मोमेंटम कुछ ना कुछ आएगा, 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो देखो एक चीज आपको याद रखना, कोई अगर आप मोमेंटम का थोड़ा अंदर से फील लेना चाहते हो तो इस बात को समझो, मोमेंटम मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी। क्या समझा गया है, वेलोसिटी मतलब किसी के पास वेलोसिटी है तो उसके पास मोमेंटम है, मास तो होगा ही उसके पास, क्योंकि ऑफकोर्स, ठीक है, कोई ऐसी बॉडी तो है नहीं जिसके पास मास ना हो, ठीक है। तो कोई भी बॉडी हो जिसके पास मास है उसके पास 100% क्या होगा, आपके पास वेलोसिटी होगी ही होगी। तो सॉरी मैंने उसके पास मोमेंट, अगर किसी के पास जो है मास तो हमेशा रहता है, वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी तो उसका मोमेंटम होगा। अगर वेलोसिटी नहीं है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको भी तुम्हें याद रखना, मोमेंटम मतलब मोशन, अगर किसी के अंदर मोशन है तो समझ लो उसके पास क्या है, मोमेंटम है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना। क्लियर हुआ, आयो चलो। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहले हम समझते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता क्या है, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है, तो न्यूटन जो का जो फर्स्ट लॉ है वो फोर्स को डिफाइन करता है। क्या, फोर्स को डिफाइन करता है। फोर्स हम पढ़ के आए पहले, जो हमारा टॉपिक था वो फोर्स ही था। वो जो फोर्स का जो डेफिनेशन है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही आया है। इससे आया न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो डिफाइन फोर्स क्या करता है, फोर्स को डिफाइन करता है। डिफाइन फोर्स, फोर्स को क्या करता है, ये डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये फोर्स को कैसे डिफाइन करता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं रही तो उसकी बॉडी जो है अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। तुम बोलोगे ये तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है, हाँ, तो ये बिल्कुल सिमिलर स्टेटमेंट किसकी भी थी, लॉ ऑफ इनर्शिया की भी थी, ठीक है। तो इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या भी बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको भी क्या भी बोला जाता है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको बोला जाता है, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको बोलते हैं। तो ये आपको याद, लॉ ऑफ इनर्शिया इसको बोलते हैं, ओके। अच्छा, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है हमने
डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन करा है हमने, ये बोला अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन, ठीक है, इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम नेट अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या है बताइए, हमारा क्या है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है, अगर तुम्हारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, और उस बॉडी पे अगर जो है, ठीक है, ये बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी, या अगर ये बॉडी अगर मोशन में है तो ये बॉडी हमेशा किस में रहेगी, मोशन में ही रहेगी, जब तक कि इस पे कोई बाहर से, ठीक है, फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। तो कोई बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। तो इसको जो है हम समझते हैं कैसे, इसको क्या कहते हैं, कैसे समझ सकते हैं इसको, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं 3 केसेस लेता हूँ इसको समझाने के लिए। एक बॉडी जो है, ये वाली चीज तो तुम्हें पहला वाला जो चीज है वो आराम से समझ में आती होगी, ठीक है। जैसे कोई बॉडी रुकी हुई है, सपोज ये बॉल है और ये सरफेस पे रखी हुई है, तो ये जिंदगी भर जो है इसी सरफेस पे रखी रहेगी और कभी भी ये चलेगी नहीं जब तक कि इस पर तुम्हें फोर्स नहीं लगेगा। और इस बात को तुम्हें बहुत अच्छी तरह भली भांति से तुम्हें समझ में भी आता होगा कि हाँ भी जब तक कोई इस पर फोर्स नहीं लगाएगा ये चलने वाली नहीं। लेकिन जो सेकंड चीज है, ये तो फर्स्ट वाली चीज मैंने बता दी, तो पहली वाला स्टेटमेंट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि बॉडी जो रेस्ट पर है तो अ बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ये तो वाली तो चीज समझ में आ गई। सेकंड क्या स्टेटमेंट है उसकी, क्या एक और पार्ट क्या है न्यूटन का सेकंड लॉ का, कि अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। अब ये थोड़ा हमें समझ में नहीं आता। जब हम डेली लाइफ में अगर हम किसी बॉडी को, किसी बॉल को जब हम फोर्स लगाते हैं और वो मूव करती है तो हमें मालूम है थोड़ा कहीं ना कहीं जाके तो वो क्या हो जाती है, रुकी जाती है। यहाँ पे मैंने इसको यू वेलोसिटी दी और ये चलते चलते कहीं ना कहीं जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो ही जाती है, ठीक है। तो थोड़ा ये हमें लगता है सर ये तो थोड़ा हमें गलत लग रहा है कि क्या कहते हैं, आपने बोला न्यूटन फर्स्ट लॉ ने कि बॉडी अगर मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगी, ठीक है। तो ये डाइजेस्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें हर जगह क्या है, एक फ्रिक्शन फोर्स रहती है। क्या रहती है, फ्रिक्शन फोर्स। और वो जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या लगती है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ठीक है, ठीक है। जो इसके मोशन को धीरे धीरे क्या कर देती है, स्लो कर देती है और एट लास्ट उसको क्या कर देती है, स्टॉप भी कर देती है, ठीक है। तो अगर हम जो है इस वाले फोर्स को, जो फ्रिक्शन फोर्स है, इसको हम हटा दें, इस फ्रिक्शन फोर्स को अगर हम रिमूव कर दें तो ये बॉडी हमारी कभी जिंदगी में रुकने वाली नहीं है। ये बिल्कुल बात एकदम सही है, ठीक है। तो समझ में आ गया, अब तुम्हें ये बात सही समझ में आ रही होगी। हाँ, तो अब अगर हम इस फ्रिक्शन वाली फोर्स को हम हटा दें तो बॉडी जो है मोशन में, अगर हमने दे दिया उसे, तो वो हमेशा मोशन में रहेगी, ठीक है। और एक इसका थर्ड पार्ट जो आता है वो ये आता है इसका, कि अगर कोई बॉडी, ठीक है, कोई भी बॉडी होती है वो उसकी नेचुरल टेंडेंसी ये रहती है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलना चाहती है। कैसे चलना चाहती है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो वो जिंदगी भर के इसके, अगर इस वाली डायरेक्शन में स्टार्ट हो चलना तो जिंदगी भर इसी डायरेक्शन में वो चलती रहेगी, ठीक है, जब तक कि इस पे कोई फोर्स ना लगे। मतलब आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, सपोज इधर से अगर आपको इधर भेजना है तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थे तुम्हारे न्यूटन का फर्स्ट लॉ। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, तो अगर, अच्छा अब तुम बोलोगे सर क्या कहते हैं, अगर हमने फोर्स जो है, आपने बताया कि फोर्स जो है अगर जीरो होगी, फोर्स जीरो होगी, ठीक है, फोर्स जीरो, तो क्या फोर्स जीरो का मतलब क्या बॉडी रेस्ट में होगी? नहीं, देखो इसके दोनों मतलब हैं। देखो फोर्स जीरो का मतलब क्या है, बॉडी या तो वो रेस्ट में भी रह सकती है या बॉडी किस में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है, ठीक है। एफ नेट अगर तुम्हारा जीरो है तो इसका मतलब ये भी है कि बॉडी क्या भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है, ठीक है। आप बोलो सर क्या कहते हैं, मोशन में है तो सर ये मोशन के हाँ, यही तो बताया न्यूटन ने कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको अगर कोई एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगेगी तो ये हमेशा क्या करती रहेगी, चलती ही रहेगी, ठीक है। यानी अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उसका मतलब ये कि उस पर एफ नेट कितना है, उस पर जीरो है, कोई नेट फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रही है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें ये बात याद रखनी है। अच्छा, एक और बात कि एफ, अगर सपोज एफ नेट जीरो है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। एफ नेट का मतलब जीरो का मतलब ये है, या मतलब इसका क्या मतलब है, इसको बताऊं। जैसे बॉडी कोई रुकी हुई है, एफ नेट जीरो, या तो बॉडी रुकी होगी या वेलोसिटी जो है उसकी क्या रही होगी, कांस्टेंट रही होगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी। ऐसा दो ही केसेस में होगा, यानी अगर वेलोसिटी रुकी हुई है तब भी उस पर एफ नेट जीरो होगा, या कोई बॉडी जो है अगर क्या कहता है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका भी मतलब क्या है, उसका जो है नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ओके, यही था हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब मैं इसकी जो है, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ के जो है एप्लीकेशन बताऊंगा, लॉ ऑफ इनर्शिया के जो है एप्लीकेशन में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो। हाँ, तो अब हमारा नया टॉपिक है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, जो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो हमें फोर्स को डिफाइन करता है। जो हमने पहले स्लाइड में जो डेफिनेशन पढ़ी थी तो वही डेफिनेशन मैंने दोबारा से ली थी। तो ये जो डेफिनेशन है वो कहाँ से आई है, हमारे न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही आई है। क्या हमने क्या बोला था कि कोई बॉडी है वो रुकी है तो रुकी रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में है तो एक ही डायरेक्शन में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। यानी फोर्स क्या है, फोर्स एक ऐसी चीज है जो कि रुकी हुई चीज को चला सकती है, चलती हुई चीज को रोक सकती है और किसी की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, या एटलीस्ट क्या कर सकती है, ट्राई
अप्लाई कर सकती है। जैसे फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एफर्ट है, बाहर से लगाया जाता है हमेशा, और किसकी फॉर्म में लगाता है, पुश और पुल की फॉर्म में लगता है। और ये क्या करता है, ये रुकी हुई बॉडी को मूव या ट्राई टू मूव करता है, या किसी चलती हुई बॉडी को स्टॉप या ट्राई टू स्टॉप करता है, या किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज या ट्राई टू चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है, समझ में बात नहीं? तो ये ही है फोर्स की डेफिनेशन। ओके, ठीक है। तो फोर्स को यहाँ फर्स्ट लॉ ने हमने, फर्स्ट लॉ क्या करता है हमारा, ये डिफाइन करता है। ओके, हाँ, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, तो फोर्स के टाइप कितने होते हैं, ठीक है, ये हमारा आज का क्या है, करंट टॉपिक है। तो फोर्स के टाइप क्या है, फोर्स के टाइप को हमने ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक वो हो सकती है जो जब जो है वो फोर्स लगेगी तो उसको कांटेक्ट की जरूरत होगी, और एक ऐसी फोर्स जो बिना कांटेक्ट के क्या कर सकती है, फोर्स लगा सकती है। ठीक है, 2 तरह की फोर्सेज होती है, तो एक को कांटेक्ट की जरूरत होती है और एक को बिना कांटेक्ट की। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ फोर्स है जो बिना कांटेक्ट के ही हमारे काम करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे हमारे पास क्या है, सपोज ये हमारी अर्थ है और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ये इसको क्या करेगा, बिना कांटेक्ट करे इसको ऊपर से क्या कर सकती है, हमारी अर्थ इसको नीचे खींच सकती है। तो यहाँ पे कोई हमारा कोई कांटेक्ट तो नहीं अर्थ और इसका, लेकिन फिर भी क्या है, वो नीचे खींच लेती है। कोई भी हम पत्थर ऊपर रखते हैं तो वापिस अर्थ उसको क्या कर लेती है, बिना कांटेक्ट के क्या कर लेती है, नीचे खींच लेती है। तो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगता है, 2 चार्जेस के बीच में जो लगता है। ठीक है, 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, या वो 2 चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, या वो 2 चार्जेस क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं, या दोनों चार्जेस क्या हो सकते हैं, निगेटिव निगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो लाइक चार्ज क्या करते हैं, वो रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये फोर्स भी क्या है, बताओ, 2 चार्जेस के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल बताता हूं मैं। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पेन है, इसको पेन को सही से सर में रगड़ लीजिए। ठीक है, रगड़ने के बाद जो है यहाँ पे पीस ऑफ पेपर रखो, छोटे छोटे बहुत बारीक बारीक पेपर रखना पीस के, तो तुम देखोगे ये इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो क्यों, क्योंकि ये चार्ज हो चुका है। ठीक है, और ये क्या, ये भी क्या हो गए हैं, इसकी वजह से चार्ज हो गए हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी किसी कांटेक्ट की जरूरत होती है, नहीं। ऐसे ही मैग्नेट, 2 मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फोर्स होता है, और जो मैग्नेटिक फोर्स की लिए भी हमें किसी भी की जरूरत नहीं होती, मतलब कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, हाँ। इसके बाद आता है हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होती हैं, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स जो है, टेंशन है इसका एक एग्जांपल, और एक एग्जांपल इसका नॉर्मल रिएक्शन है, और एक एग्जांपल जो है इसका क्या है, एक एग्जांपल इसका फ्रिक्शन है। और ये जो हमारे इस टॉपिक में हमें जरूरत पड़ने वाला है अभी फिलहाल के लिए, वो हमें टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन की पढ़ने वाली है। फ्रिक्शन हमारा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और स्प्रिंग फोर्स भी हम नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम इनको 1 बाय 1 करके थोड़ा थोड़ा क्या कर लेते हैं, इनको क्या थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, टेंशन फोर्स क्या होती है और ये वाली फोर्सेस क्या होती है। तो हमें जो फोर्स इस वाले टॉपिक में हमें जरूरत पड़ने वाली है, हम बस उन्हीं को ही क्या करने वाले हैं, स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स की हमें जरूरत पड़ेगी इस वाले चैप्टर के अंदर, तो ग्रेविटेशन फोर्स की हम बात करेंगे। तो ग्रेविटेशन फोर्स कौन सी होती है, जो अर्थ हमारे ऊपर लगाती है। ठीक है, तो वो हमेशा अर्थ हमारे किधर की ओर लगाती है, हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ की ओर लगाती है। कोई ऑब्जेक्ट सपोज हमारा यहाँ पर है, तो ये किधर खींचेगा, ये अर्थ इसको इधर खींचेगी। कोई ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो इसको किधर खींचेगी, हमेशा टुवर्ड द सेंटर लगता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो अर्थ किधर खींचेगी, इस तरफ खींचेगी। ठीक है, तो यही क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है। अब आपको बस ये याद रखना, कहीं पे भी अगर कोई बॉडी रखी है तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सपोज यहाँ पे एक बॉडी है, और यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं, इस बॉडी को हमने जो है इस सरफेस के ऊपर रख दिया। ठीक है, ऐसे करके रख दिया, तो इसका ग्रेविटेशन फोर्स किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे करके रखा हुआ है, ये एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन, और यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे करके रख दिया, तो ये ग्रेविटेशन फोर्स किधर लगेगी, हमेशा इधर नीचे की ओर, क्योंकि अर्थ क्या है, अर्थ नीचे है, अर्थ नीचे की ओर क्या लगेगी, यहाँ पे लगेगी। और यहाँ पे तो मैंने अर्थ का ही बता दिया, ये अर्थ है, अर्थ क्या है, अर्थ का सेंटर किधर है, इधर है। यहाँ पे अर्थ का सेंटर किधर है, इधर है। यहाँ पे अर्थ का सेंटर किधर है, इधर है। यहाँ पे अर्थ का सेंटर किधर है, इधर है। ठीक है, तो हमेशा ग्रेविटेशन फोर्स किधर लगती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, हमेशा किधर की ओर लगता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ ये एक्ट करता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स में बस इतना ही है। ठीक है, और एक दो एग्जांपल और मैं बता सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास जो है क्या कहते हैं, कोई बॉडी सपोज ऐसे करके रखिएगा,
अब बताओ इसका जो है ऐसे करके है, ये दीवार है और ये ऐसे करके मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगा के इसको यहाँ पे रोक रखा है। तो बताओ इस बॉडी का अगर ग्रेविटेशन फोर्स लगे तो कितना लगे, वो हमेशा नीचे की, बस ये याद रखना है। ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो हमेशा, सपोज इसका मास m है और नीचे g है, तो इसका mg, ये क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स जो कि नीचे की लगेगी। यहाँ पे भी क्या है, नीचे की ओर लगेगा, इसका मास mg, और यहाँ पे भी क्या है, वो हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर लगता है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है जो हमारा यूज होती है, ठीक है, जो हमारे इस वाले चैप्टर में यूज होने वाली है, वो है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन कब लगती है, जब कोई बॉडी किसी सरफेस के कांटेक्ट में आती है तभी वो लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, दिस इज अ ब्लॉक, और ये एक जो है सरफेस पे सपोज रखा हुआ है, एक क्या रखा हुआ है, एक सरफेस पे रखा हुआ है। तो जब ये सरफेस पे रखा हुआ है तो ये क्या होगा, ये वाला सरफेस जो है, ठीक है, जो अर्थ का सरफेस है वो इस ब्लॉक पे क्या करेगा, ऊपर की ओर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, जो कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट में आने की वजह से लगेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे। इसको बोलिए कितना लगाया, अर्थ में लगाया N1। ऐसे ही क्या करेगा, ये ब्लॉक भी क्या करेगा, अर्थ के ऊपर भी एक फोर्स लगाएगा N2, और ये N1 N2 क्या भी होंगे, इक्वल भी होंगे, ठीक है, समझ में बात ये, ठीक है। तो ये है कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। एक और समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक, तो हमेशा कांटेक्ट फोर्स जो होती है, जिस सरफेस के वो कांटेक्ट में है उसके 90 डिग्री पे एक्ट करती है। कितना, 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलरली एक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है, अगर ये इसके कांटेक्ट में है, तो ये वाला जो सरफेस है जो एक टच कर रहा है इसको, तो ये जो सरफेस होगा, ये वाला सरफेस यहाँ पे, ठीक है, ये इसको किधर फोर्स लगाएगा, ये इधर लगाएगा, कॉन्टेक्ट सरफेस किधर लगाएगा, इधर। और इस पे ऐसे ही क्या होगा, ये वाला जो है इस पे किधर लगाएगा, ये वाला ये इस पे इधर की ओर लगाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। ऐसे ये वाला ब्लॉक का देखोगे तो ये वाला ब्लॉक जो है ऊपर की ओर लगाएगा, और ये ब्लॉक जो है अर्थ पे नीचे की ओर लगाएगा। हमेशा क्या हो, जिस सरफेस के वो कांटेक्ट में हो उसके परपेंडिकुलर ही नॉर्मल रिएक्शन लगती है। क्लियर हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रखा हुआ है, अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे कांटेक्ट में आना जरूरी है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अर्थ सरफेस का जो है किधर की ओर लगाएगी फोर्स, इधर है, ये कांटेक्ट फोर्स रहेगा इसका। कोई ऑब्जेक्ट सपोज ऐसा करके रखा हुआ है, तो इस पे अर्थ का सरफेस किधर लगाएगा, कांटेक्ट फोर्स ऐसे ही ऑब्जेक्ट भी लगाएगा, इसके ऊपर भी लगाएगा, ये भी ध्यान रखना। ये ऑब्जेक्ट जो है इस सरफेस, इस ऑब्जेक्ट का सरफेस जो है इस अर्थ पे भी क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा इधर, ऐसे ये वाला इधर लगाएगा, ठीक है। हमेशा क्या लगाएगा, परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखना, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। बात ये, ठीक है। तो यही था हमारा नॉर्मल रिएक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो सेकंड है वो है टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स जो होती है, ठीक है, वो पहली बात तो याद रखना है आपको, वो सिर्फ रोप में लगती है, रोप हो गया, ठीक है, या फिर कहीं पे स्ट्रिंग दे रखी हो आपको, ठीक है, वहां पे लगेगी, या फिर आपको कहीं पर रोड दे रखा हो, इस जगह पे ही क्या लगती है हमारी, ठीक है, टेंशन फोर्स लगती है। तो इन सब के अंदर जो है, ठीक है, रोप हो गया, रोड हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा, स्ट्रिंग हो, इसके अंदर क्या लेके एक खिंचाव होता है। क्या होता है, खिंचाव। उस खिंचाव को क्या बोला जाता है, टेंशन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो किसी रस्सी को जो हम जो है खींचते हैं, किसी रस्सी को जब हम ऐसे करके खींचते हैं तो इसके अंदर क्या आ जाता है, एक खिंचाव आ जाता है, उसी खिंचाव को हम क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये टेंशन जो है इसको हम निकालते कैसे, बात अब ये है कि हम टेंशन फोर्स को कैसे निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज ये जो है दो ऑब्जेक्ट हैं, उसको मैंने एक स्ट्रेट लाइन से क्या कर दिया, मैंने ज्वाइन कर दिया। क्या बन रहा है ये लीजिए, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन से खींच दिया और मैंने इसमें क्या करा, यहाँ पे मैंने एक लगाई, क्या फोर्स लगाई, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग के अंदर क्या आएगी, टेंशन आएगी। अब टेंशन आएगी, ठीक है। तो अब बात है कि टेंशन एक फोर्स है और फोर्स की एक डायरेक्शन होती है, उसकी डायरेक्शन के दोगे। तो देखो वो डिपेंड करता है तुम किस ब्लॉक से निकाल दो। देखो इस वाले, अगर तुम इस वाले फर्स्ट वाले ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक से निकाल दो कि इस वाले ब्लॉक के अकॉर्डिंग इस वाले स्ट्रिंग के अंदर क्या टेंशन होगी, तो तुम जो है इस ब्लॉक से देखिए, किधर देखोगे, इस ब्लॉक से देखोगे, तुम इस तरफ देखोगे, तो इस तरफ की तरफ क्या कर दी, इसकी डायरेक्शन। अगर तुम इस तरफ देखोगे, इस तरफ से बताओ तो क्या करोगे, इस तरफ देखोगे, तो इस तरफ देखोगे तो किधर आएगी टेंशन तुम्हारी, जो है इधर आएगी। बस सीधा सीधा ये है, ठीक है। इसको अम्ब्रेला से भी कर सकते हैं। जैसे तुम जो है यहाँ पे खड़े होकर छाता खोलोगे तो किधर रखना पड़ेगा आपको, इधर खुलेगा, और यहाँ पे खड़े होकर अगर छाता खोलोगे तो किधर खुलेगा, इधर खुलेगा। इस तरीके से तुम बता सकते हैं इसकी डायरेक्शन को। क्लियर हो गया तुम्हारे पास, डायरेक्शन ही इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन बताना, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम इस ब्लॉक से इधर खोलोगे छाता तो किधर खुलेगा, इधर खुलेगा, और अगर तुम इस दीवार पे खड़े होकर छाता खोलोगे तो किधर खुलेगा, इधर खुलेगा। तो इस स्ट्रिंग में इधर ऐसे करके टेंशन होगी, ठीक है, टी और टी, ठीक है। अच्छा तुम ये बोल सकते हो कि सर ये जो टेंशन है क्या दोनों सेम होंगी, हाँ। अगर स्ट्रिंग सेम है और मास लेस है तो ये दोनों टेंशन क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। ऐसे यहाँ की टेंशन और यहाँ की टेंशन क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली, T1 लेकिन ये क्योंकि यहाँ पे जो टेंशन है और यहाँ पे जो टेंशन है वो क्या होने वाली है, अलग रहने वाली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग बदल चुकी है। सपोज ये T2 है तो ये भी क्या होगी, लेकिन हाँ वैसे सेम होगी, ठीक है। यहाँ पे T2 लेकिन इससे क्या होगी, अलग होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे स्प्रिंग क्या हो चुकी है, बदल चुकी है, ठीक है। तो टेंशन फोर्स तुम इस तरीके से निकाल सकते हो। अभी मैंने ये सारी चीजें यूज करी, इन
इनका पर्टिकुलर कोई यहाँ पे यूज नहीं है, लेकिन जब तुम न्यूमेरिकल करोगे तो इनका जो है बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। तो जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे तो वहां पे इन फोर्सेस की डायरेक्शन का पता होना, कैसे किस तरह किस डायरेक्शन में एक्ट करेंगी, इनका पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलो। आज अभी जो हमने सीखा टेंशन फोर्स निकालना और जो है ठीक है नॉर्मल रिएक्शन दिखाना और ग्रेविटेशन। चलो हम बताइए कहाँ पे किसमें कौन कौन सी फोर्स लगेंगे। अगर बताइए इस वाले फिगर के ना, अगर हम टेंशन की बात करें तो बताओ, इस दीवार से देखूंगा तो छाता किधर खुलेगा, इस तरफ खुलेगा, ये हो जाएगी टेंशन। और इधर क्या होगा, ये इसका नाम दे दीजिए, सपोज मैंने इसका नाम दिया T1, तो ये भी क्या होगी T1, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। अगर मास नहीं है तो दोनों का क्या होगा, टेंशन सेम होगा। सपोज करो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जो अगर मैं यहाँ से छाता खोलूंगा तो क्या होगा, इस वाले ऑब्जेक्ट से खोलूंगा तो इधर खुलेगा, और इस वाले ऑब्जेक्ट से देखूंगा तो छाता इधर खुलेगा इस तरफ, ठीक है। तो इसका जो है टेंशन जो है टी बोलूंगा, तो सेम रहेंगी अलग रहेंगी, इससे ये अलग हो जाएंगी। क्यों, वैसे सेम रहेंगी ये दोनों, लेकिन इससे अलग होगी। अगर सपोज ये T2 है तो ये भी T2 होगी, तो इससे क्या होगी तुम्हारी अलग होगी। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बताइए, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है इस वाली स्ट्रिंग से अलग है। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये यहाँ पे होगी, और क्या कहते हैं इधर से छाता खोलूंगा तो ये यहाँ से खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, टेंशन क्या रहने वाली T3, और ये भी कितनी रहने वाली है, T3 रहने वाली है। क्लियर, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें इसमें जो है, अगर हम बात करें क्या कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की, तो इसमें किधर लगेगी ग्रेविटेशन फोर्स, नीचे की ओर लगेगी। इसमें किधर लगेगी, वो हमेशा किधर लगती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, नीचे की ओर है तो नीचे की ओर लगेगी। तो ग्रेविटेशन फोर्स इधर लगने वाली है, जी फॉर मैंने ग्रेविटेशन बोल दिया, तो ग्रेविटेशन फोर्स किधर लगने वाली है, हमेशा नीचे की ओर, ठीक है। अच्छा अब इस वाले फिगर पे आइए, ठीक है। इस वाले फिगर पे जो है ये सरफेस, इस वाले सरफेस के कांटेक्ट में, तो ये वाला सरफेस जो है इस पे क्या लगाएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, जो कि किधर होगा, इधर होगा। ये वाला सरफेस भी इधर लगाएगा, ठीक है। तो अभी हम उसे कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है। ऐसे ही बताओ, ये वाला सरफेस, चलो मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये वाला सरफेस भी एक इधर रिएक्शन लगाएगा, ठीक है। दोनों की अमाउंट क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले, एन है तो ये भी एन है। यहाँ पे क्या होगा, ये इस वाले सरफेस पे ऊपर की ओर इधर नॉर्मल, हमेशा क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन किधर लगती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगती है। अगर सपोज इसे मैंने N1 बोल दिया, तो ये वाला सरफेस जो है, ये वाला सरफेस, ये भी क्या करेगा, इस वाले सरफेस पे इधर फोर्स लगाएगा, जिसका अमाउंट क्या होगा, N1 ही होगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला सरफेस जो है ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, जो कि क्या है तुम्हारा क्या कहते हैं, सपोज ये क्या है, मैंने N2 बोल दिया अगर मैं से, तो ये भी क्या करेगा, इस पे नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, N2 बोलेंगे। आई होप समझ में आ गया। तो नॉर्मल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट और टेंशन स्प्रिंग का कांस्टेंट और टेंशन फोर्स का कॉन्सेप्ट और ग्रेविटेशन फोर्स का कॉन्सेप्ट ये हमने समझ लिया, ठीक है। ओके हेलो। अब हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम, ये मैकेनिक्स के अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको ठीक है करने हैं, तो आपको जो है फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, ठीक है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसके बारे में हमारा क्या टॉपिक है, ठीक है, ये हम पढ़ने वाले। तो आपको मालूम है हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम हमारा ये टॉपिक है। तो इसे क्या है, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम किसे कहते हैं, इसके ऊपर हम बात करना है, ठीक है। तो मैं क्या बताया तुम्हें, अगर फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें आता है तो मैकेनिक्स कौन सा चैप्टर है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखी जाए तो थर्ड और फोर्थ चैप्टर जो वो मैकेनिक्स के अंदर आते हैं तुम्हारे, ठीक है, मतलब काइनेमेटिक्स के अंदर आते हैं। काइनेमेटिक्स के अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने, काइनेमेटिक्स प्लस काइनेमेटिक्स नहीं सॉरी क्या कहते हैं डायनेमिक्स के अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो आपको क्या करना आना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम आना चाहिए। मैकेनिक्स को अगर आपको समझना है तो आपको एफबीडी आना चाहिए। अब ये एफबीडी कैसे बनाते हैं ये इसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम एफबीडी में ही ध्यान रखना है, जिस भी बॉडी का आपको एफबीडी बनाना है उसको क्या मान लेना है, आपको पॉइंट मान लेना है। क्या मान लेना है, पॉइंट अज्यूम कर लेना, पॉइंट मास अज्यूम कर लेना है, ठीक है। दूसरा जो है उस पर जितनी भी फोर्स एक्टिंग ऑन इट है, ठीक है, कौन जो इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही होंगी उन फोर्स को हमें खाली उसके ऊपर शो करना है। फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ वही फोर्स शो करी जाती है जो उस ऑब्जेक्ट पे जो भी हम जिस भी बॉडी का हम फ्री बॉडी डायग्राम है उसके ऊपर लग रही होती है, एक्ट कर रही होती है, ठीक है। वो किन बॉडी पे फोर्स लगा रहा है वो वाली फोर्स उसमें हम शो नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि जो है हम जो यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो इनर्शियल फ्रेम को हम
क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो वो मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो ठीक है, तो पहले मैं तो थोड़ा सा और आसान वाले कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है, ठीक है, जैसे इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा कैसे बनेगा, इन सबको हम बनाना सीखेंगे। लेकिन हम पहले थोड़ा आसान सी बॉडीज को हम देखते हैं। ठीक है, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा जो है पहले हम सिंपल बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सपोज क्या है, एक बॉडी है, उसको मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। ठीक है, सपोज क्या है, वो बॉडी कुछ इस तरीके से है और इसे मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मैंने रखा हुआ, ये सपोज किया, तो ये इस तरीके से इसके ऊपर रखी है। ठीक है, तो ये एक बॉडी है। ओके, अब क्या है, इसका मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, इसका हमें लगने वाली फोर्स, सारी फोर्सेस देखनी है। ठीक है, तो देखो ये मैंने ये पहले मान लेना इस वाले ऑब्जेक्ट को, मैंने सपोज इसका मास m है, इसको मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया, तो इस पे देखो एक तो क्या लगेगा, अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेट। वेट कौन लगाता है, फोर्स लगाती है, एक्ट होती है इसके ऊपर। ठीक है, जो कि कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है। ठीक है, अच्छा, दूसरा इस पे और कौन फोर्स होगा, ये सरफेस भी लगाएगा। ये सरफेस क्या देगा, इसको ऊपर की ओर क्या देगा, एक फोर्स लगाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स या रिएक्शन फोर्स हम इसे बोलते हैं। तो एक फोर्स और लगेगी इसके ऊपर, जो कि ऊपर की ओर लगेगी। तो ये इसका क्या हो गया, इस बॉडी का क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। बस यही, ये हमने इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट माना, इसको बस दो ही फोर्स एक्ट कर रही है, एक जो अर्थ इस पे लगा रही है और दूसरा जो है ये अर्थ का सरफेस इसके ऊपर की ओर एक फोर्स लगा रहा है। तो यही दो सरफेसेस जो हैं इसके ऊपर एक्ट कर रही है और यही इसका क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। आइए समझ में आ गया होगा तुम्हें। ठीक है, अब चलो हम इस वाले ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस वाले ऑब्जेक्ट का पहले हमने मान लिया पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। ठीक है, फिर इस ऑब्जेक्ट का जो है क्या कहते हैं, जो वेट लग रहा होगा, वो अर्थ किधर खींचती है, अर्थ तो हमेशा डाउनवर्ड ही खींचती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है। ठीक है, तो ये होगी तुम्हारा, इसका सपोज अगर मास अगर m है, तो इस पे क्या लगेगा, नीचे की ओर फोर्स लगेगा mg। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर और कौन सा फोर्स लगा, एक इस पे फोर्स जो है यहाँ पे। ठीक है, एक तो फोर्स इसका डाउनवर्ड लग गया mg, यहाँ पे लगा था। ठीक है, ऐसे ही क्या है, इसमें एक नॉर्मल रिएक्शन और लगेगा, जो कि कैसे लगेगा, इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब कैसा जाएगा, ऐसे करके, एक फोर्स ऐसे करके लगेगा। ठीक है, तो एक फोर्स तुम्हारा ऐसे लगेगा, जो कि क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है तुम्हारी इधर की ओर लगेगी। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, इस बॉडी का क्या बन गया, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब यकीन मानो, अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है तो आपका क्वेश्चन यूं मान लीजिए सॉल्व ही हो गया। ठीक है, अगर तुमने ये बना, अगर ये नहीं बनाया तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, दूसरा चलो अब हम इस वाली बॉडी का हम बात करते हैं। ठीक है, इस वाली बॉडी में जो है, इस वाली बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं। ये आई होप तुम्हें ये वाला डायग्राम आपको सबको समझ में आ गया होगा, और फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं तो ये आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किसकी, इस वाली बॉडी की। ठीक है, तो इस वाली बॉडी के अंदर जो है, सपोज करिए इस वाली बॉडी का मास सपोज करो m है, इस वाली बॉडी का मास सपोज हमारा जो है कैपिटल M है। तो इस पे क्या लगेगा, एक तो फोर्स ये वाली लगने वाली है, कौन सी, नीचे की ओर, जो कि क्या लगेगी, mg, और एक जो फोर्स है वो यहाँ पे लगने वाली है, इसमें भी क्या लगेगी, वो है mg, जो कि अर्थ लगाएगी। अब हम बात करें स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स आएगी। इधर से मैंने देखा, इधर वाले ऑब्जेक्ट से तो इधर की ओर छाता खोल दिया, इस वाले ऑब्जेक्ट से तो देखूंगा तो किधर की ओर छाता खुलेगा, ऊपर की ओर खुल जाएगा। इस वाले ऑब्जेक्ट से मैं देखूंगा तो इधर की ओर खुलेगा, और इस वाले ऑब्जेक्ट से देखूंगा तो इधर की ओर। अब देखो यहाँ पे टेंशन अगर मैं टी मानता हूँ तो यहाँ से भी टेंशन कितनी हो जाएगी, टी हो जाएगी। अच्छा, अगर तुम्हारा यही वाली स्ट्रिंग क्या है, घूम के इस पे इधर आई है, यही वाली स्ट्रिंग है। ठीक है, यही वाली स्ट्रिंग क्या है, घूम के यहाँ पे आई है, तो ये स्ट्रिंग भी सेम ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन रखना, ये मास लेस होनी चाहिए, प्लस यहाँ पे कोई जो है पुल्ली और क्या कहते हैं स्ट्रिंग के बीच में भी कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, तभी ये वाली फोर्स जो है इधर जो है बिल्कुल सेम पहुंच जाएगी, नहीं तो ये वाला टेंशन फोर्स जो है चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। और हाँ, एक यहाँ पे भी है ये वाला, यहाँ पे भी क्या है तुम्हारा, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स इधर की ओर होगी और यहाँ पे क्या होगी, टेंशन फोर्स इधर की ओर, और यहाँ पे तुम्हें बदलनी पड़ेगी। अगर तुमने इसको टी मानना है तो इसे मैं सपोज T1 मान लेता हूँ, इसे भी T1 मान लेता हूँ, इसको T मानना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनकी फ्री बॉडी डायग्राम की 1 बाय 1। ठीक है, पहले देखिए हम जो बनाते हैं इस वाली बॉडी का बनाते हैं, इस वाली बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो
इस वाली बॉडी को पहले मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट माना, ठीक है, इसका मास क्या है कैपिटल एम है, मैं इसका बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक फोर्स किधर की ओर लग रही है, नीचे की ओर, जो कि क्या है कैपिटल एम जी, सॉरी, ठीक है, ये वाला कैपिटल एम है, ये ध्यान रखना, ये वाला कैपिटल एम है। तो यहाँ पे क्या लगेगी फोर्स, एक तो अट लगाएगी, इस पे किधर लगेगी, वो नीचे की ओर लगाएगी कैपिटल एम जी, और एक ऊपर इस पे क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है टी। बस इसका ये है यही फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, बस यही है इसका फ्री बॉडी, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले मास की, ये वाला मास की फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। तो इस वाले मास की फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बनाते हैं हम, यहाँ पे ये हमने रखा है इसका पहले, ठीक है, ये इसका मास एम है, तो इस पे एक फोर्स किधर लगेगी, डाउन द, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ लगेगी, जिसका वैल्यू कितना होगा, एम जी के इक्वल होगा, ठीक है। और ऊपर क्या लग रहा है इस वाले, इस पे बॉडी पे एक ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, जो कि क्या है, टेंशन लग रहा है, ठीक है, टी। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाली पुल्ली का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बने तो कैसे बनेगा। तो ये सपोज करो हमारे पास ये पुल्ली है, और इसको हमने क्या मान लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लिया है। तो इस पर दो फोर्सेज लगनी है, एक तो ये वाली टी और एक ये वाली टी, ठीक है। तो दो तो टेंशन लगनी है, सपोज एक टी ये रहा है मेरे पास, और ठीक है इसका क्या है टी है, और एक जो है हमने एक और टी लग रहा है, टेंशन टी फोर, इधर ही टी, ये वाली फोर्स भी क्या लग रही है, इसी डायरेक्शन में लगी। तो ये दो फोर्सेज हो गई हमारे, ये दोनों टी इधर लगा दिया हमने, और ये एक हमारे ऊपर क्या लग रही है, टी वन भी लग रही है इसके ऊपर। तो ये हो गया इसका डायग्राम, क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो इसका डायग्राम ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आ गया तो आप जो है, ठीक है, न्यूटन्स के लॉ पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, न्यूटन्स लॉ पे, ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है वो तुम सारे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे, थर्ड लॉ पे, सेकंड लॉ पे सब क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं वेरी इजीली, ठीक है। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे, हम दोबारा चलते हैं, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है, हमने पढ़ा था अभी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो ये आपको सीखना है। तो अभी हमने पिछला टॉपिक जो करा था एफबीडी, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, ये बनाना आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं आता तो ये वाले क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट लॉ को पहले थोड़ा सा एक बार और पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अगर आपके पास जो है एफ नेट जीरो है, फोर्स जो है एफ नेट फोर्स जो है वो जीरो है, ठीक है, जीरो है, तो उस पर इसकी बॉडी रेस्ट है तो रेस्ट पे रहेगी, और वो चल रही है तो चलती रहेगी, मतलब उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, जीरो होगा। भाई रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है चलती रहेगी, इसका मतलब क्या आता है, एक्सेलेरेशन जीरो है उसका, ठीक है। ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है इक्विलिब्रियम, ऐसी सिचुएशन को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब है किसी बॉडी पे अगर जो है नेट फोर्स क्या है, ठीक है, वो जीरो है, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि वो किसमें, इक्विलिब्रियम के अंदर है, ठीक है, ओके। तो वो इक्विलिब्रियम में काउंट करी जाती है, ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है, इक्विलिब्रियम का ये मतलब है कि एफ नेट होगा, लेकिन इसका ये कभी भी मतलब नहीं होता है इक्विलिब्रियम का कि वो बॉडी है क्या है, वो क्या कहते हैं रुकी ही होगी, नहीं, वो रुकी हुई भी रह सकती है, वो चलती हुई भी हो सकती है। क्यों, देखो एक्सेलेरेशन जीरो का मतलब क्या है, एक्सेलेरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है, यानी अगर वो जीरो पर है तो उसकी वेलोसिटी जीरो ही रहेगी, और अगर उसकी 5 है वेलोसिटी तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 5 ही रहेगी, ठीक है। तो मतलब रुकी है रुकी रहेगी, चलनी है चलती रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कोई बॉडी अगर मूविंग भी है बट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो भी किस में हो सकती है, तुम्हारे इक्विलिब्रियम के अंदर हो सकती है, ठीक है। अच्छा, तो इक्विलिब्रियम का बस ठीक है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एफ नेट क्या होता है, तुम्हारा जीरो होता है, ये तुम्हें याद रखना है। अब ये एफ नेट का मतलब क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। एफ नेट मतलब क्या है, ऑल द फोर्सेज, ठीक है, सम ऑफ ऑल द, F1 है, F2 है, जितनी भी फोर्सेज हैं उसका सम आपको क्या कर देना है, आपको जीरो कर देना है, ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हें एक और ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आपकी जो है ना, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको है ना फोर्सेज जो भी जिस भी डायरेक्शन में अगर आपको दे रखी हैं, तो उसको क्या करना है, आपको पहले दो डायरेक्शन में उसको स्प्लिट करना है। कभी कभी तो ये होगा कि आपको ऑलरेडी जो है एक्स वाई डायरेक्शन में दे रखी होंगी, अगर आपको ना एक्स में है ना वाई डायरेक्शन में है, तो उसको पहले क्या करो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में उसको ब्रेक कर लो। जैसे ये वाली फोर्स सही है, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाली फोर्स जो है वर्टिकल है, ये भी ठीक है, ये वर्टिकल है। अब सुनो, अगर कोई ऐसी फोर्स है जो कि ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ एंगल बना रही है, सपोज यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है, और ये सपोज एफ है, तो ऐसी फोर्स को आपको क्या कर लेना है, पहले इसको रिजॉल्व कर लेना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, ठीक है। इसे रिजॉल्व करोगे तो क्या होगा, जब मैं इसे इस वाली फोर्स को रिजॉल्व करूंगा तो एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा, जो होगा तुम्हारा क्या, एफ कॉस थीटा, जो थीटा के अलोंग होता है वो एफ कॉस थीटा होता है, जो थीटा के, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एफ साइन थीटा उसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर से एक और कोई क्वांटिटी है सपोज ए, और यहाँ पे सपोज एंगल बनना है उसका थीटा, तो बताइए क्या होगा, जो थीटा की तरफ होता है उधर मैंने क्या बताया आपको,
इसको इस वाले कंपोनेंट अगर मैं ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, इधर आएगा तुम्हारे पास a cos थीटा, जिधर थीटा होता है उधर a cos थीटा, ठीक है, और इधर जिधर थीटा के दूसरी तरफ जाओगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा a sin थीटा होगा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया। अगर ये ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट ब्रेक कर लिया, तो अब उसके बाद क्या करना है, आपको जो है एफ नेट निकालना है किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का, ठीक है, नेट निकाल के उसको किसकी इक्वेट कर देना है, जीरो की इक्वेट कर देना है, अगर वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम में है, जो न्यूटन की फर्स्ट लॉ कहता है, ठीक है। बस यही चीज याद रखोगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम जो है वर्टिकल की सारी फोर्सेस निकालिए, सबको ऐड करिए, इक्वल टू जीरो कर दिए, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे ही तुम्हारा हॉरिजॉन्टल वाले सारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को लीजिए और उनको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए और उनको इक्वेट कर दो जीरो पे, तो तुम्हारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ पे जो है तुम्हारे न्यूमेरिकल इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आई होप में ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद वाले की, ठीक है, क्या बात है, अब हम बात करते हैं एक न्यूमेरिकल लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं एक पहले आसान एक न्यूमेरिकल हम ये वाला करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा और न्यूमेरिकल ले लेते हैं जो कि इससे ज्यादा आसान होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, आपको क्या करना है, फाइंड द टेंशन, हमें क्या निकालनी है, टेंशन निकालनी है, वी हैव टू फाइंड, ठीक है। इस वाले केसेस में भी टेंशन निकालनी है, ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग हमको निकालनी है। हमारा क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड द टेंशन, ठीक है, फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन लिया, पहले इससे थोड़ा और सिंपल मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, जो कि क्या है, कुछ इस तरीके से है, ये हमारे पास, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली और यहाँ पे मैंने क्या करा, एक जो है मास को मैंने अटैच कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग के अंदर क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है कि इस स्ट्रिंग में कितनी फोर्स है। तो पहले मैंने क्या करा, इस स्ट्रिंग की जो टेंशन है, टेंशन फोर्स को हमें निकालना है। तो टेंशन फोर्स की पहले मैंने डायरेक्शन ली, तो इधर से देखूंगा तो इधर छाता खुलेगा और इधर से देखूंगा तो छाता किधर खुलने वाला है, हमारा इधर खुलने वाला है। टेंशन हमने सपोज कर ली टी है। अच्छा, अब इसका जो है और मास हमें दे रखा है m, ठीक है, हमें इस टी को निकालना है इन टर्म्स ऑफ m। तो कैसे निकलेगा, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, देखिए पहले हम क्या करने वाले हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे इसको पहले मैंने मान लिया क्या, इसको हमने क्या मान लिया है, हमने इसको इस पर और क्या फोर्स लगेगी पहले ही बताइए, और क्या लगेगा इस पर, एक जो है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स और लगेगी, ठीक है। तो अब बताइए इसका जो है फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाए हैं इसका, तो पहले हाँ, तो अभी कोई आ गया था, कोई बात नहीं, ठीक है, तो हम दोबारा से आते हैं। हाँ, तो क्या है, देखिए हमारे पास क्या है, हमने इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। अभी मैं इस तरह के क्वेश्चन किया था हमने, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, बताओ कैसे बनेगा। इस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेगा, इस पर जितनी भी एक्ट करनी है, एक तो इस पे अर्थ लगा रही है फोर्स, जो कि किधर लगेगी, नीचे की ओर लगेगी, जिसका क्या होगा, अमाउंट mg के बराबर होगा। दूसरा, इसके ऊपर और कौन सी फोर्स लग रही है, टेंशन लग रही है, जो कि p के इक्वल होगा, ठीक है। तो बताइए इसमें अब हमसे पूछा है टेंशन बताइए, टेंशन कितनी लगेगी बताओ। हमें क्या करना है, हमें पहले हमने बताया कि ये है इक्विलिब्रियम के अंदर, ये पूरा सिस्टम किसमें है, ये पूरा सिस्टम हमें दे रखा है इक्विलिब्रियम के अंदर, हमें दे रखा है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का केस है ये, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में हमने सीखा था कि इक्विलिब्रियम में एफ नेट जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है। तो एफ नेट जीरो होता है, एफ नेट निकालते कहते हैं। अब ध्यान रखना है, एक चीज और तुम्हें समझना है, ठीक है, यहाँ पे टेंशन फोर्स हो गई है, तो एक चीज और हमें समझना है, क्या चीज है वो ये चीज है कि टेंशन या कोई भी तरह की फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम जो है ऊपर की डायरेक्शन को अगर मैंने पॉजिटिव मान लूं, तो नीचे की डायरेक्शन को मुझे क्या मानना पड़ेगा, निगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ नेट फोर्स बताइए, नेट फोर्स मतलब सारी फोर्स को तुम्हें ऐड करना है। तो मैंने पहले टी लिया टेंशन, इसको मैंने पॉजिटिव लिया, और जो तुम्हारी जो mg है इसको मैंने क्या लेना है, निगेटिव लेना है। क्यों, क्योंकि वो नीचे की तरफ एक्ट। अब इन दोनों फोर्स को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है, और इक्वल टू क्या कर देना है, जीरो। तो बताओ क्या आएगा हमारे पास, टी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर माइनस को उधर लेके जाएंगे तो ये अगेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हमने टेंशन निकाली, टेंशन किसके बराबर आ गई, हमारे पास mg के इक्वल आ गई, क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। अब सिमिलरली यहाँ पे भी हमें करना है, यहाँ पे अगेन हमें क्या दे रखा है, सपोज करो अब इसको मैं न्यूमेरिकल को है ना, कुछ न्यूमेरिकल उसमें ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने क्या है, ठीक है, सिंबल लिए थे, तो यहाँ पे हम कुछ, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल लिए थे यहाँ पे हमने, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने लेता हूँ 10 kg, और इसका वजन जो है सपोज मैंने ले लिया 20 kg, इसका वजन हमने कितना ले लिया, 20 kg सपोज कर लिया, ठीक है, इसका 20 kg लिए। अब क्या करना है हमें, ये 10 kg लिए, 20 kg लिए, अब हमें क्या करना है, इन दोनों स्ट्रिंग में हमें टेंशन फाइंड आउट करनी है। सपोज करो इसके अंदर जो है टेंशन T1 है, और इसके अंदर ऑफ कोर्स क्या होने वाली है, तुम्हारी टेंशन जो है वो अलग होने वाली है, ठीक है। इसमें दोनों में T1 होगी, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग तो क्या है, बदल गई, तो इसकी टेंशन जो है ऑफ कोर्स क्या रहने वाली है, अलग रहने वाली है। तो वो कितनी होगी, सपोज वो T2 होगी। अब हमें क्या निकालना है, T1 को फाइंड आउट करना है,
और T2 को फाइंड आउट करना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द T1 और हमें क्या निकालना है, T2। ये दोनों हमें चीजें निकालनी है, इसके अंदर कितने टेंशन होने वाली है, ठीक है। तो ठीक है, कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर जितनी भी फोर्स एक्ट कर रही है सबके ऊपर पहले फोर्स को बनाइए, ठीक है। देखो इस पे एक और क्या फोर्स लग रही होगी बताओ, इस वाले मास पे एक इस पे जो लग रही होगी, एक इस पे लग रही होगी ग्रेविटेशन फोर्स mg, ठीक है ना। और ऐसे इस पे भी फोर्स लग रही होगी mg, नीचे की ओर की तरफ लग रही होगी एक फोर्स और लग रही होगी जिसका नाम क्या होगा m, और ये फोर्स लग रही होगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सपोज करो मैं पहले वाले नीचे वाले का बनाता हूँ। तो नीचे वाले में क्या है बताओ, नीचे खाली एक फोर्स लग रही है mg, ठीक है। यहाँ पे m याद रखना, इसका m कितना है 20 kg है, ठीक है। तो इसका m जो है ये याद रखना 20 kg, ठीक है। और ऊपर कितना लग रहा होगा, इसके पास जो फोर्स लग रही होगी वो लग रही है हमारे पास T2। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब हम बात करते हैं इस वाली बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, इस वाले का जो कि 10 kg की है, ठीक है। इस पर क्या लगेगा, नीचे फोर्स लगेगा जो कि क्या है तुम्हारा 10 kg, यानी कि mg लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। और ऊपर क्या है, और नीचे एक और भी फोर्स है, ये भी ध्यान रखो, एक फोर्स तो ये है ही और एक और फोर्स भी है जो कि क्या है हमारी T2 है, क्या है T2 है, एक्ट कर रही है इसके ऊपर, ठीक है। और एक ऊपर और लग रही है फोर्स जो कि क्या है हमारे पास, जो है T1, क्या है T1। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। इस वाली बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ये वाला हो गया। अब बात है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो T2 बताओ, एफ नेट क्या होने वाला है हमारे पास, एफ नेट जो है पहले मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट बॉडी का, ठीक है। ये वाला मैंने फर्स्ट बॉडी बोल दिया, और इस बॉडी को मैं बोल देता हूँ सेकंड बॉडी, ठीक है। तो पहले फर्स्ट बॉडी पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट बॉडी पे कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। फर्स्ट बॉडी पे हम अप्लाई करा, फर्स्ट बॉडी पे हमने क्या लगाया, एफ नेट लगाया, एफ नेट इक्वल टू कितना 0। तो इस पर दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, एक तो T2 एक्ट कर रही है तो T2 लिख दिया, और प्लस क्या है माइनस mg। क्यों माइनस क्यों बोला, क्योंकि ये नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। हमने ऊपर की सारी चीजों को पॉजिटिव लिया तो इस वाली चीज को क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। तो हमने क्या है ना, प्लस माइनस क्या होगा, अगेन माइनस हो जाए तो माइनस mg, ये मैंने लिया, इनको क्या कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू रख दो T2 इक्वल टू, ठीक है, m की वैल्यू कितनी है हमारे इस वाले केस में जो है, इस वाले केस में जो है m की वैल्यू है 20 और g की वैल्यू 9.8 होती है सपोज, ठीक है। या फिर जो है इसमें 10 दी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि 10 वैल्यू है इसकी, तो 20 10 जा कितना हो गया 200 न्यूटन। तो ये इसका क्या आ गया, टेंशन इन सेकंड स्ट्रिंग हमारे पास आ चुका है। अब हमें निकालना है इस वाली स्ट्रिंग के अंदर फोर्स कितनी है। तो थोड़ा इसे क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए आप जो है। तो अब हम क्या निकालने वाले हैं, टेंशन इन सेकंड वाली में स्ट्रिंग में निकालने वाले हैं। ये ध्यान रखना है, हमारे पास T2 जो है वो कितना आया था हमारे पास, अभी जो हम सॉल्व करके बैठे हैं T2 हमारे पास आ चुका है। ओह अच्छा, हमारा इसका जो है वो भी मिट गया। हमारा जो है इसका क्या कहते हैं, एक बार इसको हम करते हैं, कोशिश करते हैं लाने की। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम एक बार और बना लेते हैं इस वाली बॉडी का, ठीक है। तो इस वाली बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं इस वाली बॉडी का, तो क्या बनेगा बताइए। पहले हमारे पास यहाँ पर है नीचे, इस पर क्या फोर्स लगे, एक तो T2 एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो T2 बना दिया हमने नीचे, एक तो T2 एक्ट कर रहा है और दूसरा क्या भी एक्ट कर रहा है यहाँ पे, mg भी हमारा एक्ट कर रहा है, ठीक है। और एक और फोर्स है जो हमारे इस पे एक्ट कर रही है, जो कि ऊपर की ओर लग रही है, जो कि है T1, ठीक है। ये दो फोर्सेज हमारे क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। तो फिर से क्या करिए, हमारे पास एफ नेट बनाना है हमें, ठीक है। एफ नेट जो कि क्या रखना है, हमें 0 करना है। तो इस पर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है बताओ। T1 तो हम लेने वाले पॉजिटिव, क्योंकि ठीक है हमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, और इन दोनों फोर्सेज को हम लेने वाले हैं निगेटिव, तो माइनस mg और माइनस T2 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने इसे क्या कर लिया, रख दिया। अब हम बस हमें वैल्यू रखनी है, T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा mg और प्लस क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा, ठीक है। T2 हमें याद रखना है, T2 हमारा पिछले उसमें हमने निकाल लिया है। T2 हमारा कितना रहता है 200 और न्यूटन। न्यूटन क्यों रख रहे हैं, क्योंकि टेंशन एक फोर्स है, ठीक है। तो m क्या है हमारे पास, m जो है हमारे पास जो आया है वो है कितना m हमारा इस वाले केस में सेकंड बॉडी के लिए कितना 10 kg है, तो हमने यहाँ पे 10 रखा। और g की वैल्यू सपोज करो हमें 10 दी हुई है, 9.8 या 10 दी हुई होती है, तो हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, हम 10 मान रहे हैं, ठीक है। तो g की वैल्यू हमने कितनी रख दी, हमने वो रख दी 10, और प्लस हमारे पास क्या है T2 हमारा आया था 200। तो ये पूरा सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा हमारा 300 न्यूटन।
तो देखो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे सीखा कैसे हम जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल क्या होते हैं, उसमें क्या है, इक्विलिब्रियम दिया हुआ होता है, ठीक है। बॉडी या तो मोशन में नहीं होती है, रेस्ट पे होती है, या फिर मोशन में होती है तो विथ कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। तो ऐसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में बोला जाता है। और ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एफ नेट इक्वल टू 0। यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ओके, तो अब हमारा जो है सेकंड टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो था चल रहा था एफबीडी वाला, ठीक है। तो उससे हम क्या करते हैं, एफबीडी बना के हम फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के जो है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का, सॉरी, ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हो रखा है। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के जो है, फर्स्ट लॉ न्यूटन फर्स्ट लॉ के जो है न्यूमेरिकल हम कर रहे थे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो देखो अब हमारे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। सपोज ये एक क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो एक बॉडी दी हुई है, इसका सपोज मास करिए, सपोज कितना दिया हुआ है, तो सपोज कर लीजिए ये 2 kg मास हमें दे रखा है, 2 kg। और यहाँ ये जो है, यहाँ पे हमारे क्या दे रखे हैं, स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है। तो पहले हम स्ट्रिंग के जो है टेंशन जो होगी उसको हम नोट कर लेते हैं। इधर से खोलेंगे छाता, इधर खुलेगा, इधर से खोलेंगे छाता तो इधर खुलेगा, ठीक है। टेंशन सपोज इसमें क्या है, T1 है, और इसमें सपोज कितनी होगी, इसमें भी T1 होगी। फिर क्या है, यहाँ से अगर हम देखें तो छाता इधर है, तो इधर का जो है इधर आएगा, इसमें सपोज टेंशन कितनी है, T2, तो इसमें भी इधर भी कितनी आने वाली है, हमारे पास टेंशन T2 आने वाली है, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है, फाइंड द T1 एंड T2। फाइंड T1, टेंशन इन स्ट्रिंग 1, ये फाइंड आउट करो, और टेंशन इन स्ट्रिंग 2, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे सॉल्व होने वाला है, तो पहले हम क्या बनाने वाले हैं, इस बॉडी का बनाने वाले हैं फ्री बॉडी डायग्राम। और हमें एक और चीज़ मेंशन है यहाँ पे, वो क्या है, हमारे पास यहाँ पे जो है ये एंगल जो है ये हमें गिवन है, ठीक है। ये सपोज एंगल जो है, वो जो एंगल है, ये सपोज हमें दे रखा है 60 डिग्री। कितना एंगल दे रखा है हमारे पास, 60 डिग्री एंगल हमें दे रखा है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ठीक है भाई, हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास पहले हमने 2 kg के मास को हमने क्या मान लिया, एक जो है पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो इस पर एक टेंशन फोर्स लग रही है जो कि इधर है, जिसका नाम क्या है, T1 है। एक टेंशन फोर्स जो है इधर लग रही है, जिसका नाम क्या है, T2। और ये जो एंगल हमें दे रखा है, वो हमें दे रखा है 60 डिग्री। कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो अब क्या करना है, हमें इस वाली फोर्स को क्या कर लेना है, ब्रेक कर लेना है, ठीक है। तो मैंने बोला था पहले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ब्रेक। देखो ये तो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये भी, ये ठीक नहीं है, ना ये हॉरिजॉन्टल में है, ना ये वर्टिकल में। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, इसी फोर्स को हम ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है भाई। हमने ब्रेक किया, तो ये जो फोर्स है, ये वाली फोर्स जो है तुम्हारी, ठीक है, ये तो T1 तो मेरी एज इट इज रहेगी, और ये जो T2 है, ये ब्रेक हो जाएगी दो पार्ट में, एक इधर और एक जो है इधर। तो एक थीटा के अलॉन्ग होती है और एक थीटा के अपोजिट होती है। तो ये वाली तो किस में जा रही है तुम्हारी, थीटा के, ये वाली क्या है, थीटा के अलॉन्ग जा रही है, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो T2 और क्या है, ये कॉस थीटा की क्या जा रही है, परपेंडिकुलर अलॉन्ग जा रही है। और ये क्या है, ये क्या होगी तुम्हारी, ये होगी T2 साइन थीटा को, ठीक है। तो ये हमारे पास अब क्या है, सारी फोर्सेज हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अब हम लगाते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाते हैं, ठीक है, न्यूटन। और हाँ, एक और फोर्स तो रहेगी, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो एक और फोर्स लगेगी, क्या लगेगी, नीचे की ओर लगेगी, जो कि क्या होगी, mg के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो वाली फोर्स है हमारे पास, यहाँ पे नीचे की ओर लग रही है, जो कि कितनी है, mg के इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास ये डायग्राम आ गया, इसका एफबीडी डायग्राम है, और ठीक है। अब हमें बस इसे सॉल्व करना है। तो पहले मैं क्या लगा रहा हूँ, वर्टिकल में लगा रहा हूँ। किसमें लगा रहा हूँ, वर्टिकल के अंदर। वर्टिकल में बताइए हमारे पास जो है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे वर्टिकल में एफ नेट क्या करना है, हमें 0 करना है वर्टिकल के अंदर। तो वर्टिकल वाली सारी फोर्स ले लीजिए। तो एक हमारे पास जो फोर्स है वो T2 साइन थीटा है, क्या है, T2 और साइन थीटा। थीटा हमें दे रखा है 60 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे 60 डिग्री लिख लिया। और फिर माइनस है हमारे पास, नीचे है उसी डायरेक्शन में mg इक्वल टू क्या है, 0। तो फिर हमने क्या रखा यहाँ पे, T2 वैल्यू रखी हमने T2। तो ये T2 रखा हमने यहाँ पे, और यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू रखी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू करा, ठीक है, इधर जाएगा mg हो जाएगा। m की वैल्यू रख दी, m की वैल्यू हमें कितना दे रखी है, 2 kg रख लिया। और g की वैल्यू हमें जो है वो 10 दी हुई होती है जनरली क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सॉल्व होकर क्या आएगा, हमारे पास T2 जो निकल के आ गया, जो कि आया कितना, यहाँ पे 20 हो गया, और 22 का कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा तुम्हारे पास, और नीचे क्या आ जाएगा, √3। तो इतना न्यूटन हमारे पास क्या गया है, वैल्यू आ गई टेंशन की इन स्ट्रिंग 2 के अंदर, ठीक है। अब हमें निकालनी है T1 की वैल्यू। T1 की वैल्यू निकालनी, तो अब यही फॉर्मूला जो हमने वर्टिकल में यूज किया है हमने, अब हम क्या करने वाले हैं, इसी को हम यूज करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल के अंदर।
तो हॉरिजॉन्टल में एफ नेट फिर से निकालेंगे हम एफ नेट, और उसको किसके इक्वेट कर देने वाले हैं, 0 के बराबर। तो बताओ हॉरिजॉन्टल में कौन कौन सी डायरेक्शन है, एक हमारे पास T1 है और एक ये वाली डायरेक्शन है, वो है बस खाली। तो हम क्या करने वाले हैं, T1 ठीक है इक्वल टू, ठीक है सॉरी इक्वल टू नहीं, पहले हम तुम्हें मैं जिस तरीके से मैंने बताया मैं वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है। और दूसरी फोर्स हमारे पास क्या है, वो T2 कॉस है, लेकिन वो निगेटिव डायरेक्शन में, तो इसलिए -T2, और कॉस कितना है, कॉस है 60 के बराबर, इक्वल टू क्या, 0। तो यहां से हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, तो ये वैल्यू निकल के हमारे पास आने वाली है T2 इज इक्वल टू, ठीक है। T2 जो है हमारे पास हम निकाल चुके थे, सॉरी T2 नहीं T1, तो T1 जो है हमारे पास, हाँ तो बताइए, हाँ T1 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू T2 और कॉस कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास T2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, T2 की वैल्यू इतनी आई थी हमारे पास 40 अपॉन में √3, और क्या कहते हैं इसके बारे में कॉस 60 की वैल्यू रखनी है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 2। तो इस तरीके से हमारे पास T1 की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो कि कितनी आने वाली है, T1 इज इक्वल टू 2 से ये वाला 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचने वाला है 20 अपॉन में √3, इतना न्यूटन हमारे पास क्या आने वाला है, फोर्स आने वाला है। तो देखो इस तरीके से हमने T1 और T2 को क्या कर लिया है, यहाँ पे सॉल्व कर लिया। आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आप देखिए अब हम यहाँ पे एक और नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको खुद को सॉल्व करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है। तो सपोज ये क्या है, हमारे पास एक जो है, ठीक है, रिजिड वॉल है, और इसके ऊपर जो है एक जो है, ठीक है, एक जो है ब्लॉक जो है हैंग हो रहा है। सपोज इसका मास ले लीजिए आप जो है, ठीक है, 1 kg या 2 kg ले लेते हैं, ठीक है, 2 kg इसका हमने क्या ले लिया है, मास ले लिया है। और ये मास जो है 2 स्ट्रिंग से क्या होता है, हिंज हो रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुआ है, इसको लटकाया हुआ है। तो हमें जो है इन 2 स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन को फाइंड आउट करना है। सपोज एक स्ट्रिंग में टेंशन T1 है और दूसरे स्ट्रिंग में सपोज टेंशन T2 है, तो वी हैव टू फाइंड टेंशन 1 एंड टेंशन 2, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम क्या करने वाले, मैं आपको ये थोड़ा हिंट देके आपको छोड़ दूंगा ये क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर जो जो फोर्सेज एक्ट हो रही हैं उनके ऊपर हम बनाते हैं। तो एक फोर्स तो इस पे इधर लगेगा, जो क्या होगा, mg के इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अर्थ इसके ऊपर लगा रही होगी। दूसरा जो होगा, ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग पे टेंशन फोर्स आता है, और टेंशन फोर्स का डायरेक्शन मैंने बताया, जिधर छाता, यहाँ पे बैठ के खड़ा छाता खोलोगे तो किधर खुलने वाला है, इधर की ओर खुलने वाला है। और यहाँ पे बैठ के तुम इधर की ओर छाता खोलोगे तो किधर की ओर खुलने वाला है, इधर की ओर छाता खुलने वाला है। और सपोज इस वाले स्ट्रिंग में मैंने सपोज टेंशन मान ली T1, तो इधर भी कितनी हो जाएगी, टेंशन T1 हो जाएगी। अब ये वाली स्ट्रिंग जो है वो अलग है, यहाँ पे छाता खोलोगे तो तुम्हारा यहाँ से इधर खुलेगा, जो है क्या, T2, और यहाँ से खोलोगे तो इसकी छाता जो है इधर खुलेगा, जो कि है अगेन T2, ठीक है। तो डायरेक्शन मैंने किस तरह ली ये आपको नोटिस करना है, ठीक है। अब इस बॉडी का हमें क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने इसको पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट माना, और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट मानने के बाद जो है इसको हमने क्या करा, इस पे जो जो फोर्स है उनको लगाया। इस पे एक फोर्स लग रही है नीचे mg। अच्छा एक और बात, यहाँ पे हमें जो एंगल गिवन है उनको नोट कर लेना है आपको। ये वाला एंगल सपोज हमें दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है, और ये वाला जो एंगल हमें दे रखा है सपोज करो वो 30 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री एंगल हमें मेंशन है, ठीक है। तो ओके, तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पे जो है एक फोर्स ये लग रही थी, ये मैंने लगा दिया। दूसरी फोर्स हमारे पास लग रही है ये वाली फोर्स, जो कि कितना है, T1 है। एक फोर्स हमारे पास लग रही है ये वाली, जो कि क्या है, T2 है। और ये हमें एंगल भी मालूम है, ये है एंगल 60 डिग्री, और ये वाला एंगल है हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। अब क्या करोगे, अब देखो ये वाली जो ठीक है ये वर्टिकल है, लेकिन ये दोनों फोर्सेज जो बची हुई हैं ये ना तो वर्टिकल में है ना हॉरिजॉन्टल में है। तो ऐसी फोर्सेज के लिए हम क्या करते हैं, इनको ब्रेक करेंगे, इसके कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे। एक इसकी कंपोनेंट को ब्रेक करने वाले हैं हम, और एक इस वाले कंपोनेंट को क्या करने वाले हैं, ब्रेक करने वाले हैं। कैसे ब्रेक होंगे बताइए, तो इसको अगर हम यहाँ पे ब्रेक करें इसे, ठीक है, तो बताइए अब कैसे करोगे तुम। जो है T1 का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, जो कि क्या होने वाला है बताइए, इधर जो आएगा वो रहने वाला है T1 cos कितना, T1 cos 60 डिग्री, और एक कंपोनेंट इसका ऊपर की ओर आने वाला है, जो कि क्या होगा तुम्हारा T1 sin 60 होने वाला है, ठीक है। एक फिर अब हम बात करते हैं इस वाले कंपोनेंट की, T2 को भी ब्रेक करना पड़ेगा, T2 का भी एक कंपोनेंट इधर आएगा,
जो होगा तुम्हारा T2 साइन 60, T2 कॉस नॉट साइन, कॉस 30 डिग्री, और एक कंपोनेंट इसका ऊपर वर्टिकल में जाएगा जो कि होने वाला है क्या, T2 कितना, साइन 30, साइन 30, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब ये तुम इजीली कर सकते हो। हाँ, इसमें एक फोर्स और नीचे लग रही थी जो कि क्या थी हमारे पास, एम जी। तो अब कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। ये वाली दो फोर्सेज हैं वर्टिकल वाली, ठीक है। ये वाली वर्टिकल वाली फोर्सेज को ऐड करके क्या करना है, F net 0 करना है, ऐसे ही इसमें करा है। तो इससे दो इक्वेशन है, दो ही अननोन है, और तुम क्या T1 T2 फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ के बाद अब आपको करना है, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं, आपको करना है, पहले वर्टिकल में लगाओगे, वर्टिकल में जाके क्या करोगे, F net इक्वल टू 0, F net 0 मतलब वर्टिकल में जितने भी फोर्सेज हैं विद साइन लेके उनको क्या ऐड करके 0 रख दीजिए। और फिर क्या करना है, हॉरिजॉन्टल में फिर से अगेन क्या करना है, फिर से F net निकालिए और उसको जो है विद साइन लेके क्या कर दिए, इक्वल टू 0 कर दिए। तो तुम्हारी इक्वेशन बन जाएंगे। इक्वेशन के बाद तुम्हारे ये T1 T2 क्या हो जाएंगे, फाइंड आउट हो जाएंगे। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें, और कोई भी तुम्हारा कोई न्यूमेरिकल हो तो फिर भेजें।